Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज से हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपके टेक्स्ट बुक में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ चूँकि आप लोगों का सेकेंड ईयर का कोर्स ज़्यादातर रिलेटेड है इलेक्ट्रिक चार्जेस से, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर भी काफ़ी सारी डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों की समझ में आता है तो इंशाल्लाह आगे जो आप लोग फिज़िक्स पढ़ोगे सेकेंड ईयर का, तो आप लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में होता क्या है। तो ज़रा देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टर्म यहाँ पर लिखा गया है, ये असल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा हमारे पास है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और दूसरा हमारे पास है क्या, स्टैटिक्स। ये जो इलेक्ट्रो है तो ये असल में इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो स्टैटिक है इसके ऊपर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो खुद बना है इलेक्ट्रिक और चार्ज से। तभी हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक क्या होता है और ये चार्ज क्या होता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं चार्ज की तो चार्ज से हमारा मतलब वही प्लस माइनस का चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज का असल में मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक को। ये जो इलेक्ट्रिक का वर्ड है ये असल में बना है एक वर्ड इलेक्ट्रा से, और इलेक्ट्रा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पार्क। क्या मतलब होता है? स्पार्क इसका मतलब होता है। इसी तरह से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज तो हम नॉर्मली उस प्लस माइनस वाले चार्ज को बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी जो पुलिस वाले कहते हैं कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करो। क्या करो? लाठी चार्ज करो। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि उनके पास जो लाठियाँ होती है क्या उनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो वो असल में करते क्या है, वो लाठी के ज़रिए जो है वो काफ़ी सारा जो है वो फोर्स लगाते हैं बंदूक के ऊपर। ठीक है, तो लाठी चार्ज का क्या मतलब हुआ? लाठी के ज़रिए से फोर्स को अप्लाई करना। तो यहाँ पर चार्ज का असल में क्या मतलब बन रहा है? यहाँ पर चार्ज का मतलब बन रहा है अप्लाइंग फोर्स। किसी चीज़ के ऊपर जो है वो फोर्स को अप्लाई करना, इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो अभी ज़रा देखिए, चार्ज का मतलब है एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग फोर्स और इलेक्ट्रिक का मतलब है स्पार्क। तो एक ऐसा फोर्स जो कि स्पार्क की वजह से हमारे पास बनता हो या जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। ज़रा देखिए, अगर हमारे पास एक बैटरी है और इसकी प्लस और माइनस टर्मिनल को हम टच करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और हमें ये भी पता है कि इस बैटरी के अंदर एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरी साइड पर क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। तो ये जो इसके अंदर चार्जेस मौजूद है, फोर्स लगाने की एबिलिटी मौजूद है, उनको फिर हम असल में कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से जो स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स का हमारे पास क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेस्ट या इसका मतलब होता है स्टेशनरी। क्लियर? तो यहाँ से हमें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन मिल गई, और वो डिफिनीशन क्या है? तो यहाँ पर लेके द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of electric charges and rest। फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? वो हमारे पास स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ, इसको हम डिफ़ाइन भी करेंगे और इसके ऊपर हम काफ़ी सारी डिस्कशन भी करेंगे। तो हेडिंग लगा लें, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है?
तो मैं क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी डिफिनीशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये असल में क्लासिकल फिज़िक्स है। तो क्लासिकली अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वजह से उस मटेरियल, उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपेयर होता है। तो यहाँ पर लिखिए द deficiency or excess of electrons on a material causes charge on it। किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होती है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है तो उसकी वजह से जो है वो मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज अपेयर हो जाता है। और याद रखें ये किसी भी मटेरियल की हमारे पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये सारे तो हर एक मटेरियल के पास मौजूद होते हैं, क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखें यहाँ पर जो हम सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो या तो कैपिटल क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे और या फिर मैं इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। या तो हमारे पास सोर्स चार्ज होता है ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और या हमारे पास क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। अब ये सोर्स चार्ज क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में हम इनको समझेंगे। लेकिन जो कैपिटल क्यू है इसका मतलब है सोर्स चार्ज और जो क्यू नॉट है इसका मतलब है टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा याद रखिए इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम कहते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। और ये भी साथ में याद रखिए कि ये जो है वो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था और उसने जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के नेम्स दिए थे इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लेके फ्रैंकलिन जो है वो उसने क्या किया था, चार्जेस को जो है पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कब आएगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो ये मैं आप लोगों को यूँ ही बता देता हूँ, मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पॉजिटिव चार्ज किसी मटेरियल के ऊपर कब आएगा, हमारे पास जो भी मटेरियल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है। अब अगर किसी तरह से हम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो जाता है। अब प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज अपेयर हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज, अभी अगर इसी मटेरियल से हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाले हैं बल्कि हमने बाहर से चंद एक और इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जो है वो शामिल किए, उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो अभी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हुआ तो वहाँ पर जो चार्ज अपेयर होगा वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक सबको इंशाल्लाह से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ चार्ज मैं आसानी के लिए चार्ज लिख देता हूँ, हालांकि चार्ज से यहाँ पर मेरा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। और ये बात मेरे ख्याल में भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है। अच्छा, चार्ज को हम मेजर करते हैं इन कूलम्स, किसमें, कूलम्स। तो अगर आप लोगों ने फुल नेम लिखना है तो रूल्स तो आप लोगों को याद होंगे, आपने सी को भी स्मॉल में लिखना है और अगर आपने सिर्फ सिंबल लिखना है तो फिर सी को आप लोगों ने कैपिटल लिखना होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी 1 कूलम का चार्ज हमारे पास कितना होगा, तो इसको मैं आप लोगों को दो तरीके से डिफाइन कराऊंगा। एक हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फिर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो डिफाइन करूंगा कि 1 कूलम का चार्ज हमारे पास कितना होता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लें 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज हमारे पास कितना होता है। तो ज़रा आप लोग रिकॉल करें, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम,
क्लियर है। तो T को यहाँ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू आई एन टू टी। तो Q को हम मैयर करते हैं कूलम्स में, करंट को हम मैयर करते हैं एम्पेयर में और टाइम को हम मैयर करते हैं सेकंड्स में। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 कूलम का चार्ज हमारे पास कितना होगा, अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से 1 कूलम चार्ज जो है वो गुजर रहे हैं उस पॉइंट से या उस कंडक्टर से। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसका डायमेंशन यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर लिखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज, और चार्ज से मेरा क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा ज़रा देखिए Q का जो है वो मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो Q का हमारे पास यूनिट क्या है, वो कूलम है, और यहाँ पर हमने देखा कि 1 कूलम जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के, 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकंड के। तो मैं लिख सकता हूँ दैट कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर इनटू सेकंड। अच्छा, डायमेंशनल का लिखने का तरीका हमारे पास ये था कि इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल फॉर्म में लिखेंगे या बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो ज़रा देखिए सेकंड तो ऑलरेडी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, इसी तरह से एम्पेयर तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारे पास चार्ज का जो डायमेंशन है वो बन जाएगा, एम्पेयर के लिए हम डायमेंशनल सिंबल आई इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से टाइम के लिए जो है सेकंड का जो उसका यूनिट है उसके लिए हम कैपिटल टी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, आई टी है। तो याद रखिए आप लोगों से जो है ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। इसी तरह से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और अगर यूनिट का आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे ख्याल में ये तो सबको याद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमने मालूम किया डायमेंशनल फार्मूला फॉर कूलम। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल के ऊपर कम से कम चार्ज कितना जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों से कई बार MCQs में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर जो है वो मिनिमम हम कितना चार्ज जो है वो ला सकते हैं। तो बेटा याद रखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को लाना हो तो हम क्या करेंगे, उससे या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे या फिर उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। तो अगर हमने मिनिमम चार्ज को वो जो प्रोड्यूस करना है तो कम से कम मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ या एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर सकता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में यही चल रहा होता है कि अगर मिनिमम पॉसिबल चार्ज है तो ये 1 कूलम के बराबर हो सकता है, लेकिन याद रखिए 1 कूलम का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो मिनिमम चार्ज अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर लाना हो तो उससे या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो ये सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी होगा क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम हाफ इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐड नहीं कर सकते या फिर हम हाफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। तो कम से कम अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाना हो तो वो कितना होगा, वो इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिए यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमारे पास कितना होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और आप सबको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ से हम देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ज़रा मैं इस साइड को इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये नोट की होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम को अभी हमने स्टडी करना है। हेडिंग लगा ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अच्छा, उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम्स। मुझे मालूम करना है 1 कूलम को, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 कूलम और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 इनटू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि साइड पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
अच्छा, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? तो इस 1 कूलम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम इस तरह करेंगे 1/1.6, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा +19 N2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, अगर आप लोगों के माइंड में ये हो कि ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये था कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। क्लियर है? तो इस पॉइंट को असल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25, इसकी वजह से -1 आएगा, -1 और +19 अगर ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि हमारे पास 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम के अंदर 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, मेरे ख्याल में ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लगा ले, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन के साथ आप लोगों का वास्ता जो है वो फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद कराता जाऊँ। हमारे पास होती है क्वांटाइज्ड वैल्यूज़। क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ जिसका मतलब ये होता है स्पेसिफिक वैल्यूज़। क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यूज़, जिसके अंदर एनी वैल्यू पॉसिबल ना हो। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ अलाउड होते हैं, लेकिन एनी वैल्यू हमारे पास अलाउड ना हो, तो ऐसे वैल्यूज़ को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यूज़। पहले इसको समझते हैं, फिर हम चार्ज की बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों की क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज, तो ये जो बात मैंने की है, क्या आप लोग इस तरह से कह सकते हो कि नो सर हमारे क्लास में 50.2 स्टूडेंट्स हैं? ये तो अलाउड नहीं है ना। या आप लोग इस तरह नहीं कह सकते हो कि नहीं 50.5 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। या हमारे पास 50 स्टूडेंट्स होंगे या फिर 51 स्टूडेंट्स होंगे, इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह के वैल्यूज़ को बेटा हम कहते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यूज़। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास क्वांटाइज्ड है या फिर कंटिन्यूअस मीन एनी वैल्यू पॉसिबल है। तो ज़रा देखें, अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को लाना हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को लाना हो तो मैं क्या करूँगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। अगर इससे भी काम ना हुआ तो फिर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा या मैं फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। क्या इस तरह से हो सकता है कि मैं हाफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं? क्या इस तरह से हो सकता है कि मैं 1.2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूं? तो बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो हमें पता ये चला कि यहाँ पर भी हमें सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ अलाउड है, एनी वैल्यू तो हमारे पास अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हम 1.1 1.2 इलेक्ट्रॉन्स को तो वो निकाल नहीं सकते। या हम 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालेंगे, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है, ये असल में क्या होती है, क्वांटाइज्ड वैल्यूज़, और इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इसके लिए मैं फार्मूला लिखूं, तो अगर मैंने किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, NE के बराबर होगा, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। ठीक है, अब ये n जो है, n हमारे पास या तो 1 होगा या फिर हमारे पास 2 होगा या 3 होगा, एनी वैल्यूज़ बिल्कुल हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गई बात? इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट,
ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। ये जो चार्जेस होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग चार्जेस हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अभी आप लोगों के माइंड में ये बात चल रही होगी कि अगर लेट सपोज मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास कंघी है और उसको मैं जो है वो बालों के अंदर रब करता हूँ, तो उस कंघी के ऊपर तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर ये कहाँ से आता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को तो ना हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेटा याद रखिए, इसका असल में मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स तो होंगे, तो सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ? अगर कंघी के ऊपर +5 चार्ज आता है तो उसकी वजह से जो हमारे बाल है उसके ऊपर -5 का चार्ज आएगा। तो इस सिस्टम में एक हमारे पास जो है ये हेड है, बाल है, और दूसरा कंघी है, तो इन दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज है वही 0 के बराबर है। एक के ऊपर -5 है, दूसरे के ऊपर +5 है, अगर दोनों को ऐड करें तो वही 0 आएगा। तो बेटा याद रखिए, इसका असल में मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है तो सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास 0 होगा। मीन जो सिस्टम होगा वो असल में न्यूट्रल होगा। जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतनी ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी उसके अंदर होंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या होता है, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करवाई। अगर अभी भी आप लोगों का इंटरेस्ट हो इसी डिस्कशन में, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक से मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ें कराई हैं, तो और भी काफ़ी सारी डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है, लेकिन चूँकि आप लोगों की बुक में नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ तक इसको जो है वो वाइंड अप किया। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी मैं इसी चीज़ के ऊपर बनाऊँगा, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ना हो और आप लोग कहते हो कि बस हमने बुक को स्टार्ट करना है, तो फिर कल से हम इंशाल्लाह कूलम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।